चलिए अब रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का। तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी कि सीजीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी मामले में सीबीआई ने जांच अब तेज कर दी है। सीबीआई ने तत्कालीन चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी और तत्कालीन सचिव जीवन किशोर ध्रुव के रायपुर और भिलाई के ठिकानों पर दबिश दी और जांच एजेंसी के आधा दर्जन से अधिक अफसरों ने दस्तावेजों की जांच की। जानकारी के अनुसार तत्कालीन सचिव जीवन किशोर ध्रुव के भिलाई सेक्टर 10 निवास से लैपटॉप और अन्य दस्तावेज जब्त किए गए हैं। बता दें कि साल 2020 और 22 में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में पदस्थ अफसरों पर पीएससी भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगा है, जिसके बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है। इधर छत्तीसगढ़ में 22 जुलाई से मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। इस सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी, जिसके लिए विधायकों ने 966 सवाल पूछे हैं। सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या कुछ तैयारियां हैं, मॉनसून सत्र में क्या क्या होने वाला है, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र 22 जुलाई से प्रारंभ होकर 26 जुलाई तक चलेगा। सत्र के दौरान कुछ विधेयक भी पेश किए जाएंगे। मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार, विपक्ष के कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने 966 सवाल लगाए। धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाएगी सरकार। निकाय चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने के लिए विधेयक संभव। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र में कानून व्यवस्था, खाद बीज की कमी, डायरिया, मलेरिया से मौतें समेत दर्जनों बड़े मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी की है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने कहा कि इस सरकार के खिलाफ 6 माह में ही बहुत अधिक मुद्दे हैं। दूसरी ओर विपक्ष की तैयारी पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि विपक्ष जितना अधिक सशक्त होगा उतना अच्छा है। मुद्दे तो बहुत है इस सरकार के खिलाफ में, लेकिन अपने पास सीमित समय है। 6 दिन का विधानसभा सत्र है और उसमें इन तमाम सारे विषयों को किस तरह से लिया जाए। कानून व्यवस्था पहली बड़ी समस्या है प्रदेश में, काफी अधिक गंभीर स्थिति बनी हुई है। खेती किसानी का है, जो नकली खाद, नकली बीज और खाद की सप्लाई नहीं हो पा रही है। बिजली की मनमाने कटौती हो रही, पंप नहीं चल पा रहे हमारा रोपाई के लिए, और ये मलेरिया और डायरिया का प्रकोप जो है पूरी तरह से पूरा ग्रस्त हो गया पूरा प्रदेश। इन तमाम सारे जो हमारे आवश्यक मुद्दे हैं उनका स्वागत है। वो सशक्त विपक्ष की तरह ज्यादा से ज्यादा मुद्दे लाएं, ज्यादा से ज्यादा सरकार को वो कमी है उसको दिखाएं। जब सशक्त विपक्ष होगा तभी लोकतंत्र की खूबसूरती है। हम तो आशा करते हैं कि कांग्रेस जो है अपनी विपक्ष की भूमिका को सशक्तपूर्ण ढंग से निभाए। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तैयारी से जाहिर है कि मॉनसून सत्र जोरदार होगा। ऐसे में 5 दिनों के छोटे सत्र में जनता के हित में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। रायपुर से INH 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में डायरिया और मलेरिया से मौतों के मामले में बवाल तेज होता नजर आ रहा है। कवर्धा के सोनवाही और पोचा केबिन में डायरिया और मलेरिया से मौतों को लेकर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। स्वास्थ्य विभाग विपक्ष के निशाने पर है और सरकार सफाई के साथ व्यवस्था दुरुस्त करने में लगी हुई है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में बैगा आदिवासियों के गांव सोनवाही में डायरिया का प्रकोप है। सोनवाही और आसपास के गांवों में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जन भर से ज्यादा लोग डायरिया से अपना इलाज करा रहे हैं। यहां जांच के दौरान कई लोगों को मलेरिया होने की जानकारी भी सामने आई थी, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और पूर्व सीएम भूपेश बघेल गांव का दौरा करने पहुंचे थे। सोनवाही गांव का मामला अभी तक थमा नहीं था। कितने में बस्तर के पोटा केबिन जैसे संवेदनशील इलाके में 2 बच्चियों की मलेरिया से मौत ने हर किसी को चिंता में डाल दिया है। बताया जा रहा है कि पोटा केबिन इलाके में कई परिवार मलेरिया की चपेट में आ चुके हैं। यही वजह है कि जैसे जैसे विधानसभा सत्र की तारीख नजदीक आ रही है,
इसको लेकर सियासत भी तेज होती नजर आ रही है। दोनों ही मामलों की जांच के लिए कांग्रेस ने समिति गठित की, तो दूसरी तरफ सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी बीजापुर पहुंचे। उन्होंने जिला अस्पताल में आवश्यक सुविधाओं की जानकारी ली, साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। बताएं 5 साल में इस तरह से मलेरिया के प्रकोप या इस तरह से एपिडेमिक जो हुआ, जो क्या स्थिति थी हमारी पिछले 5 साल की सरकार में। बेहतर नियंत्रण हमारी सरकार के द्वारा की गई थी और इस तरह की कभी कोई गंभीर शिकायतें नहीं हुई थी। और ये सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। अपना आज देखें, अपना क्या कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, इसकी जवाबदेही उनके ऊपर में है। कांग्रेस के कार्यकाल में 3 गुना ज्यादा मलेरिया बढ़ा है और हम लोगों ने जो करीब 44 1000 में होता था उसको हम लोगों ने समूल नाश किया। सरगुजा को मलेरिया मुक्त किया, मैदानी क्षेत्र को मलेरिया मुक्त किया 15 सालों में। लेकिन बस्तर के कुछ जिले रह गए थे, 2-3 जिले, लेकिन आज बढ़कर 5-7 जिलों में इसका प्रकोप है। पूरे बस्तर को मलेरिया मुक्त हम इस 5 सालों के अंदर करेंगे, हमारा संकल्प है। डायरिया और मलेरिया से मौतों ने हर किसी की चिंता बढ़ा दी है। सियासी वार पलटवार से इतर ये बेहद संवेदनशील विषय है। ऐसे में जल्द ही प्रदेश में दूर दराज के इलाकों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों, तभी मौसमी बीमारियों की चपेट में आने से लोगों को बचाया जा सकेगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर राजधानी रायपुर में वार्डों के परिसीमन पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं, जिस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जोड़ तोड़ कर परिसीमन किया था, अब नियमानुसार परिसीमन की कार्रवाई होगी। डिप्टी सीएम अरुण साव ने पटवारियों के हड़ताल पर कहा है कि सरकार पहल कर रही है और जल्द ही पटवारी काम पर लौटेंगे। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस के सर्वे कराने पर भी उन्होंने तंज कसा है। अरुण साव ने कहा है कि विधानसभा और लोकसभा में जनता ने उनको जवाब दे दिया है, निकाय और पंचायत चुनाव में भी ऐसा ही होगा। इसके अलावा डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। सर्वे तो उन्होंने कराया, राजनीतिक दल को अपनी गतिविधि अपने हिसाब से अपनी पार्टी चलाने का अधिकार है। सर्वे तो उन्होंने कराया होगा, विधानसभा चुनाव के समय भी कराया होगा, लोकसभा चुनाव में भी कराया होगा। शायद उसी सर्वे के आधार पर उन्होंने टिकट का वितरण भी किया होगा। पर सबकी सर्वे तो जनता ही करती है और जनता ने जवाब उन्हें दे दिया है और आने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में भी जनता उसी तरह का निर्णय करेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी में जूतम पैजार तो लगातार चल ही रहा है। लोकसभा चुनाव के हार की समीक्षा के लिए बैठक हुई, वहां पर भी उसी तरह से उनके बीच आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चला, एक दूसरे की पोल खोली गई। तो ये तो चलेगा कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में न नेतृत्व है, न नीयत है, न काम है, न जनता में विश्वसनीयता कांग्रेस की बची है। सरकार पहल कर रही है, उनकी बातों को समझ रही है और समझ करके मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जल्दी से हमारे राजस्व विभाग के अधिकारी अपनी हड़ताल वापस लेंगे और अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन में जुटेंगे। देखिए, वो नियमानुसार परिसीमन की कार्यवाहियां हो रही है और आपत्ति दावा का भी समय दिया जाएगा। जिन्हें जो आपत्ति है वहां पर रखेंगे, आपत्तियों पर विचार करके और तब परिसीमन का काम होगा। हर बात में प्रश्न चिन्ह उठाना ये वाजिब नहीं है और छत्तीसगढ़ के लोगों ने देखा है कि उनकी सरकार थी तब किस तरह से उन्होंने परिसीमन किया था, अपने हिसाब से वार्डों का जोड़ तोड़ किया था। लेकिन हम नियमानुसार परिसीमन कर रहे हैं। जो भी आपत्ति दावा आएगी सब पर विचार करके वार्डों का परिसीमन किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हुए चलिए बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा की, जो कि सोमवार को बालोद जिले के दौरे पर है। बालोद पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने डिप्टी सीएम का जोरदार स्वागत किया। वहीं भाजपा कार्यालय में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और आगामी निकाय और पंचायत चुनाव में जीत को लेकर टिप्स भी दिए। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की बनाई सरकार है, मुख्यमंत्री के संदेश पर सभी जन कल्याण और जनसेवा का कार्य करते हैं। कार्यकर्ताओं की बनाई सरकार है, कार्यकर्ता सरकार चलाएंगे, इसमें कोई बात नहीं। कार्यकर्ताओं ने सरकार बनाई है और सभी की शुभचिंता कार्यकर्ता करते हैं, जनता की सेवा करने पर लगे। माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी के संदेश पर सब काम करते हैं मिल करके।
जन कल्याण का, जन सेवा का काम करते हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं से आज मिला हूं, बड़ी प्रसन्नता है सबके मन। इधर कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव से वायरल एमएमएस मामले में भिलाई नगर थाने में पूछताछ की गई। पुलिस ने देवेंद्र यादव का बयान दर्ज किया। वहीं देवेंद्र यादव ने इसे सियासी साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग चरित्र हनन की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मामले की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग भी की है। बता दें कि भाजपा ने इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया था। भाजपा नेता अजय चंद्राकर ने गृह मंत्री विजय शर्मा से मामले में पुलिस की जांच से संबंधित जानकारी मांगी थी। मैं विधायक हूँ, भिलाई की जनता का प्रतिनिधित्व करता हूँ। लगातार मेरे ऊपर दाग लगाने की कोशिश की जा रही है। 3 महीने पहले मुख्यमंत्री साय जी से इस पूरी प्रकरण की सीबीआई की जांच करने की अपने लेटर पैड पे लिखकर मांग की है। तो सूबे के सरकारी विभाग राज्य बनने के बाद से ही बिजली बिल जमा करने को लेकर गंभीर नहीं रहे हैं। इसलिए सरकारी विभागों पर 1800 करोड़ से ज्यादा का बिजली बिल बकाया है। बीते दिनों सरकारी विभाग पर बकाया को लेकर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। सरकारी विभागों पर बिजली का बकाया, किस विभाग पर कितना बकाया? नगरीय निकाय 978 करोड़, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग 430 करोड़, स्कूल शिक्षा विभाग 75 करोड़, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी 67 करोड़, चिकित्सा विभाग 61 करोड़, गृह विभाग 32 करोड़, जल संसाधन विभाग 30 करोड़, आवास और पर्यावरण 11 करोड़, महिला और बाल विकास 21 करोड़, आदिम जाति विभाग 14 करोड़, अन्य सरकारी विभाग 60 करोड़ से ज्यादा। बकाया होने पर आम उपभोक्ताओं की बिजली कट करने के लिए तत्पर पावर कंपनी सरकारी विभागों के बिजली बिल बकाया पर आंख मूंद लेती है। इस समय अलग अलग विभागों पर 1800 करोड़ का बकाया है। सबसे बड़ा बकाया नगरीय निकायों पर 978 करोड़ है। वैसे तो ये बकाया 866 करोड़ है, लेकिन लंबे समय से भुगतान न होने के कारण 112 करोड़ सरचार्ज जुड़ गया। इसी तरह पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग पर 430 करोड़ का बकाया है। इस मामले में डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि जल्द ही इसका समाधान निकाला जाएगा। वहीं कांग्रेस इसे सरकार की नाकामी मानती है। सरकार के संज्ञान में है और हम इसका समाधान निकालेंगे निश्चित रूप से। जानकारी मिली है कि अभी बिजली के नए मीटर लगाए जा रहे हैं। सरकारी विभागों में बड़े पैमाने पर बकाया है और ये जो है इनकी उदासीनता है, लापरवाही है। जबकि बकाया बिल की वसूली आज देखते हैं उपभोक्ताओं का 1 महीना नहीं होता है, थोड़े बहुत भी रहता है, सैकड़ों रुपये के भीतर बिजली बिल होता है तो उसको तो काट देते हैं। लेकिन सरकार के इतने बड़े बड़े महकमे हैं जहां पैसे की कमी नहीं है, जहां काफी पैसा है वहां पर आवक है और उनका बिजली बिल बकाया है। कई हजारों करोड़ रुपए में बकाया, सैकड़ों करोड़ रुपए में बकाया है। इस पर उन्हें ध्यान देना चाहिए। सरकारी विभागों के बकाया बिल को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त नियम बना दिए हैं। अब बकाया रहने पर केंद्रीय मदद रोकने का प्रावधान कर दिया गया है, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इधर सरकार बकाया बिलों के प्रकरण को देखते हुए सरकारी विभागों में स्मार्ट मीटर लगाने पर विचार कर रही है। इस पहल से सरकारी विभागों को रिचार्ज करने पर ही बिजली मिल सकेगी। INH 24/7 के लिए रायपुर से स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। तो वैश्विक बाजार में आई तेजी का असर अब सोने चांदी के दाम पर भी दिख रहा है। बीते 6 महीने में सोने चांदी में निवेश करने वाले निवेशकों को बड़ा फायदा मिला है। आने वाले दिनों में सोने चांदी के दाम में और भी उछाल देखने को मिल सकता है। एक और इसे लेकर सराफा कारोबारी उत्साहित है तो दूसरी ओर निवेशक रिटर्न में बड़ा इजाफा देख रहे हैं। शेयर बाजार, रियल एस्टेट सेक्टर या निवेश के अन्य उपक्रमों से बेहतर सोना चांदी में निवेश को माना जाता है। समझा जाता है कि सोना चांदी में निवेश सबसे सुरक्षित है। कठिन समय में इसे तुरंत तरलता के साथ बदला भी जा सकता है। वहीं निवेश के बाद इसका उपयोग भी किया जा सकता है। आंकड़ों में देखें, सोने चांदी ने इस तरह फायदा पहुंचाया है। 1 जनवरी 2024 को सोने के भाव 62,627 प्रति 10 ग्राम,
11 जुलाई 2024 को बढ़कर 73,175 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। 1 जनवरी 2024 को चांदी के दाम 72,661 रुपए प्रति किलोग्राम। 11 जुलाई 2024 को 94,430 रुपए प्रति किलो चांदी। सोने के दाम में लगभग 16.90 का रिटर्न मिला, जबकि चांदी में 29.50% का रिटर्न मिला। सेंसेक्स में 10.55% और निफ्टी में 11.84% की बढ़ोतरी। इन 6 माहों में सोने ने हमको 15% लाभ दिया है और चांदी ने हमें 20% लाभ दिया है। इस प्रकार किसी भी मद में यदि हम निवेश करते हैं तो इतना रिटर्न किसी में भी नहीं मिला। आने वाले दिनों में यह अनुमान किया जा रहा है कि सोना 80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम, चांदी 1 लाख रुपए प्रति किलोग्राम होने की संभावना है। सराफा कारोबारियों का कहना है कि ये उछाल आने वाले दिनों में भी दिखेगा, इसीलिए सोना चांदी में निवेश से अधिक रिटर्न की संभावना है। किसी भी इन्वेस्टमेंट से कम नहीं है। अगर हम पिछले लास्ट 6 महीनों का भी अगर टारगेट देखें तो जहां एक और शेयर बाजार में 10 से 12% तक का लोगों को मिला है, वहीं ज्वेलरी में और सोने में 16.9% तक का एप्रिसिएशन लोगों को मिला है। चांदी में भी इसी प्रकार देखें तो 29.5% का एप्रिसिएशन इस साल मिला है। सुनिश्चित इन्वेस्टमेंट है कि हमारे हाथ में रहता है, किसी दूसरे के पास नहीं रहता। तो इस प्रकार से सोना अपने आप में एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। सोने चांदी में निवेश करने वालों को बीते 6 माह में बड़ा फायदा मिला है। अनुमान है कि जितना अधिक निवेश सोना चांदी में होगा, उतना ही अधिक रिटर्न की संभावना भी रहेगी, भले ही सोना चांदी आम लोगों की पहुंच से दूर हो रहा हो। रायपुर से INS 24/7 के लिए मनोज नायक की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ को मिलेंगे 5 राष्ट्रीय पुरस्कार। बता दें, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में 5 राष्ट्रीय पुरस्कार। शहरी गरीब परिवारों को सशक्त बनाने पर सम्मान, वहीं आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए भी पुरस्कार मिलेगा। सुंडा समेत 4 नगरीय निकाय को मिलेगा पुरस्कार। दिल्ली में 18 जुलाई को दिए जाएंगे पुरस्कार। बिलासपुर, रायगढ़, चांपा और भाटापारा नगरीय निकाय होंगे पुरस्कृत। नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में होगा समारोह। तो छत्तीसगढ़ को 5 राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेंगे। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए अच्छी खबर है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में 5 राष्ट्रीय पुरस्कार अब प्रदेश को मिलने वाले हैं। तो शहरी गरीब परिवारों को सशक्त बनाने पर प्रदेश को सम्मान मिलेगा, वहीं आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए भी प्रदेश को सम्मान दिया जाएगा। सूडा समेत 4 नगरीय निकायों को भी ये पुरस्कार मिलेगा। तो दिल्ली में 18 जुलाई को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हुए चलिए रुक कर लेते हैं बीजापुर का, जहां मलेरिया ने कहर बरपा रखा है। आवासीय विद्यालय में 2 बच्चों की मौत के बाद कोहराम मच गया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जिला अस्पताल का दौरा किया, जहां उन्होंने मलेरिया पीड़ित बच्चों से मुलाकात की। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के तमाम अस्पतालों में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्री ने दोनों बच्चों की मौत के कारणों की जांच कराने का भी भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग से चर्चा के बाद मामले में उचित कदम उठाए जाएंगे। बता दें कि बीजापुर के पोटा केबिन और हॉस्टल में मलेरिया से पिछले 3 दिनों में 2 बच्चों की मौत हुई है। साथ ही 187 बच्चे मलेरिया से अभी भी पीड़ित हैं। बीमारियां जो है मौसमी बीमारियां अभी नहीं, आदिकाल से इस सीजन में आते हैं। बैक्टीरिया वायरस का बढ़ने का समय रहता है, तो हम लोगों का कोशिश होता है कि हम लोग बीमारी को आने से ही रोकें। इसलिए हमारी जो मितानिन बहनें हैं, नीचे के हेल्थ वर्कर हैं, प्रारंभिक स्तर से क्लोरीन की दवाई पीने वाले पानियों में डालना, फॉगिंग करवाना, DDT BSC वगैरह का मलेरिया से रोकने के लिए, मच्छरदानी बांटना, हर व्यक्ति का जाकर हेल्थ किट के माध्यम से ब्लड टेस्ट करना, ये सब हम प्रारंभिक रूप से काम करते हैं। हमारा स्वास्थ्य महकमा नीचे से लगा हुआ है और पूरी तरह से आप देखे होंगे कि डायरिया के 10,000 से ऊपर केस पूरे प्रदेश में आए, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो 5 स्पष्ट नहीं है अभी की वो डायरिया से मौत हुई है, क्योंकि कई व्यक्ति ऐसे हैं कि 4 घंटे में उनकी मृत्यु हो गई। 4 घंटे में डायरिया से मौत नहीं हो सकती है। हमारा
स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से मुस्तैद है। हमारी पूरी तैयारी है पूरे प्रदेश में किसी भी प्रकार की मौसमी बीमारी से निपटने की। रुक की चाल के साथ